टूटता बिखरता परिवार। शिल्पा जब ब्याह कर ससुराल आई तो एक दिन सोहन ने उससे कहा, शिल्पा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, या यूँ समझ लो कि कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है सोहन? शिल्पा मैं जानता हूँ तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है। हो सकता है तुम भी यही चाहती हो। सोहन तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे खुलकर बताओ। शिल्पा यदि हो सके तो तुम नौकरी मत करना। माँ का पूरा जीवन ही बीत गया सबके लिए करते हुए। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी बहू के आने के बाद थोड़ा आराम मिले। मैंने देखा है शिल्पा, पहले हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा चाची, ताऊ ताई और सबके बच्चे साथ ही रहते थे। जब तक वह साथ रहते थे तब तक ताई और चाची हमेशा काम से जी चुराती थी और पूरा काम माँ के ऊपर ही आ जाता था। काम वाली क्यों नहीं आई सोहन? काम वाली तो सिर्फ बर्तन और पोछा करने के लिए ही थी ना शिल्पा। लेकिन घर में कितने काम होते हैं तुम तो जानती ही होगी। परिवार यदि संयुक्त है तब तो पूछो ही मत। माँ को हमेशा सबने बहुत ही हल्के में ले लिया था। सब उनसे अपना काम निकलवा लेते थे। माँ बेचारी कभी भी किसी को मना नहीं कर पाई। शिल्पा, काम वाली को तो हम काम के लिए रख ही सकते हैं। यदि दिन भर माँ को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। शिल्पा, यह कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यह केवल मेरे मन की बात है जो मैं चाहता हूँ। मगर यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। माँ तो जब तक उनके हाथ पांव चलेंगे सब संभालती ही रहेंगी। शिल्पा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं नौकरी के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। सोहन ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू शिल्पा, लेकिन तुम घर में जो चाहो कर सकती हो, जिसमें तुम्हारी रुचि हो। शिल्पा ने इसके बाद नौकरी के विषय में कभी सोचा ही नहीं। वह 11वीं तथा 12वीं के बच्चों की ट्यूशन लेने लगी। घर के कामकाज के बाद वह बच्चों को पढ़ाती थी और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। शिल्पा घर का ख्याल भी रख रही थी और कमा भी रही थी। वंदना और शिल्पा बड़े प्यार से मिलजुल कर काम करते थे। इसी बीच वंदना के छोटे बेटे मोहन का विवाह तय हो गया। मोहन को काफ़ी समय से अलका नाम की लड़की पसंद थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जब वंदना को पता चला तो उन्होंने अजीत से कहा। अजीत को लव मैरिज से कोई आपत्ति नहीं हुई, बस लड़की ऐसी हो जो हमारे परिवार में निभ जाए। तुम्हारी तरह शिल्पा का हाल ना हो बस। ठीक है, चलो फिर करो तैयारियां। अलका और मोहन का विवाह हो गया। वंदना केवल इतना चाहती थी कि जैसे शिल्पा परिवार में घुल गई है वैसे ही अलका भी घुल जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। छोटी बहू अलका शिल्पा से एकदम अलग थी। अलका ने पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह बहुत कमज़ोर थी। रोज आराम से सो कर उठती, अपने कमरे से बाहर आती और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। ऑफिस के लिए सोहन और मोहन के साथ अब अलका का भी टिफ़िन तैयार होने लगा। रात के भोजन के समय भी अलका मदद करने नहीं आती थी। अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती। सभी यही सोचते कि अभी नई है, सब सीख जाएगी। यह सब देखकर वंदना के अंदर ज्वाला जल रही थी। वह महसूस कर रही थी कि शिल्पा अकेली ही पिसती जा रही है। वंदना घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह इस शांति के चक्कर में शिल्पा के साथ भेदभाव नहीं होने दे सकती थी। वंदना ने सोचा वह खुद अलका से बात करेगी। शिल्पा की तरफ जब भी वंदना देखती तो उसे उसके रूप में वह स्वयं ही दिखाई देती, कोल्हू के बैल की तरह जुटी हुई। एक दिन वंदना ने अलका को आवाज़ लगाते हुए कहा, अलका बेटा जरा मेरे कमरे में आओ। अलका पहुंची और बोली, हाँ माँ बोलो ना, ऐसी क्या बात है? देखो अलका, हमारे घर में हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और यहाँ पर सभी का कर्तव्य है कि सब मिलजुल कर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना सही नहीं है। तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए। माँ हाथ तो बटा रही हूँ, मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ और शिल्पा जी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। शिल्पा भी तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी है, पर घर की जवाबदारियों के कारण उसने नौकरी नहीं की।
तो माँ एक काम वाली और रख लेते हैं ना, पैसे मैं दे दूंगी। बात पैसे की नहीं है, सबने शुरू से घर का अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ही खाया है। ठीक है माँ, मैं अपनी बातों का ध्यान रखूंगी। गुस्से में तिलमिलाती अलका अपने कमरे में चली गई। मोहन ने उससे कहा, क्या हुआ अलका, बड़े गुस्से में लग रही हो? अब तुम्हारे घर में मुझे ताने मिलने लगे हैं, मैं काम नहीं करती हूँ। अरे तो काम वाली रख लो ना। हाँ मैंने भी कहा था, माँ ने इनकार कर दिया। मैं बात करूँगा माँ से, तुम मूड ठीक रखो। हफ्ता यूं ही गुजर गया। अलका ने वंदना की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मोहन ने वंदना से कहा, माँ अलका कह रही थी कि माँ काम की वजह से उससे नाराज है। मोहन मैं नाराज नहीं थी, प्यार से समझा रही थी कि एक के कंधों पर पूरा काम नहीं होना चाहिए। माँ तो एक नहीं 2 काम वाली रख लो। मोहन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तब तुरंत ही शिल्पा उसके पास आई और कहा, अरे छोड़ो ना माँ, अलका अभी छोटी है। बेटा यही गलती तो मैंने भी की थी, इसलिए सभी ने मेरा फायदा उठाया। मैं हमेशा पिसती ही रही। वह सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते रहे। सब कहते वंदना बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा मैं नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो। इस तरह घर में कलह होगी और परिवार टूट जाएगा। लेकिन आज कोई है हमारे साथ, शिल्पा। सब चले ही गए ना छोड़कर, मेरी अच्छाइयों को ताक में रखकर। नहीं माँ, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन वंदना ने शिल्पा के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी। अब वह अलका को खुद ही काम करने के लिए कहने लगी। रात को वंदना ने अलका को आवाज़ दी, अलका शिल्पा को रोटी बनाने की मदद कर दो और सब्जी जरा काट दो। अलका नाक मुंह चढ़ाकर ही सही कुछ दिन काम करती रही। फिर एक दिन चिढ़कर बोली, माँ मुझसे नहीं होगा, आपको कहा था ना माँ, काम वाली रख लो। अब रोज की कलह शुरू हो गई। मोहन हमेशा अलका की ही तरफदारी करता। एक दिन तो अलका ने अपना गुस्सा शिल्पा के ऊपर ही उतार दिया और कहा, जीजी मैं सब समझती हूँ, आप ही माँ को भड़काती हो। शिल्पा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वंदना का तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, अलका तुम गलत सोच रही हो। शिल्पा ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जिस चक्की में जीवन भर पिसती आई हूँ उसी चक्की में शिल्पा को नहीं पिसने दे सकती। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि बिना किसी को मदद किए तुम सही कर रही हो तो तुम मोहन को लेकर अलग रहने जा सकती हो। अलका ने तुरंत ही मोहन को आवाज लगाई, मोहन देखो हमें तो घर से निकाला जा रहा है। मोहन ने वंदना से कहा, माँ मैं अलका का अपमान हरगिज सहन नहीं करूँगा। अगले 4-5 दिनों में मोहन ने रहने के लिए मकान ढूंढ लिया। अलका और मोहन को जाते समय शिल्पा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, अलका प्लीज मत जाओ, हम मिलकर रहेंगे ना। नहीं जीजी, जहाँ शांति नहीं वहाँ रहने से कोई फायदा नहीं। वंदना टूटते परिवार को देखती रही। अजीत शांत थे कि ये महिलाओं का आपसी मामला है। अलका अलग तो चली गई, लेकिन अब अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। दूध, सब्जी भाजी, अनाज सब उसे ही ध्यान रखना पड़ता। वहाँ तो सब शिल्पा देख लेती थी। अलका ने कुछ दिन शौक में ये कर लिया, लेकिन अब उसको परेशानी होने लगी। काम वाली बाई ढंग से काम नहीं करती, उस पर भी नज़र रखनी पड़ती थी। खाना बनाने वाली के हाथ का खाना ना मोहन को भाता न अलका को। वंदना और शिल्पा के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना उसे दोनों समय याद आता। मोहन को अब अपने परिवार की जुदाई बहुत खल रही थी। अलका भी कहाँ खुश थी। एक दिन मोहन ने कहा, अलका ये तो बहुत मुश्किल हो रही है, काश तुमने थोड़ा समझ लिया होता। माँ थोड़ी सी मदद करने का ही तो बोल रही थी, तुम भी तो थे ना वहाँ, मुझे अकेले को दोष क्यों दे रहे हो। अब उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसी बीच अलका प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी मम्मी को बुला लिया। मम्मी कुछ दिनों के लिए आ गई, लेकिन वह 15 दिन रहकर ही वापस अपने घर चली गई। मोहन कई बार शाम को वंदना के पास आकर रात का खाना खाने लगा। जब उसने वंदना को बताया कि अलका प्रेग्नेंट है तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वंदना ने कहा, वहाँ उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, यदि तुम दोनों चाहो तो यहाँ आकर भी रह सकते हो। मोहन कोई जवाब ना दे पाया। जब वह घर गया तो उसने अलका से पूछा, अलका क्या हम वापस घर चले? ये क्या बोल रहे हो? अब इस तरह जाने में
क्या हमारी पहले की तरह इज्जत रह जाएगी? मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वंदना और शिल्पा जानते थे कि अलका का अभिमान उसे वापस नहीं आने देगा। उन्होंने हर रोज मोहन के हाथ से अलका के लिए कुछ न कुछ उसकी पसंद की चीजें भेजना शुरू कर दिया। अलका ने फिर अपनी मम्मी को आने के लिए फोन लगाना शुरू कर दिया। एक दिन अलका की भाभी जया ने अपनी सास से कहा, मम्मी अलका दीदी गलत है, ऐसे में आप उनका साथ देंगी तो उन्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। अलका की मम्मी ने कहा, जया तुम ठीक कह रही हो, लोग कहेंगे माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए जब अलका ने अपनी माँ को फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। अलका का चेहरा उतर गया। अलका की तबीयत खराब हो गई। मोहन ने वंदना से कहा, अलका बीमार है, मोहन उसे लेकर यहाँ आ जाओ, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। मोहन ने अलका से कहा, माँ कह रही थी कुछ दिन के लिए वहाँ चलकर आराम कर लो, तुम्हें क्या लगता है सबको छोड़कर हम दोनों अकेले रह लेंगे? माँ पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। मोहन के इतना समझाने से अलका मान गई और 15 दिनों के लिए वे घर आ गए। सभी बहुत खुश थे। वंदना और शिल्पा अलका का बहुत ख्याल रख रही थी। अलका हैरान थी कि उसकी गलतियों के बाद भी वे उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। एक दिन उसने शिल्पा से कहा, जीजी थैंक यू, आप लोग कितना कर रहे हैं मेरे लिए। शिल्पा ने कहा, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। अलका अब अच्छा महसूस कर रही थी और अब वह वापस अपने घर चली गई। बीच बीच में हर रविवार मोहन और अलका वंदना के पास आते रहते थे। 9 माह के बाद अलका ने एक बेटे को जन्म दिया। 15 दिन के लिए उसकी मम्मी मीना भी आ गई। वंदना ने मीना के जाने के बाद अलका को फिर से अपने घर बुला लिया ताकि देख रेख में कोई कमी ना रहे। बच्चा धीरे धीरे 3 माह का हो गया। एक दिन अलका ने वंदना से कहा, माँ अब मैं संभाल सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। अलका यह घर तुम्हारा है, तुम यहाँ रह सकती हो, कभी भी संकोच मत करना। अलका ने कहा, माँ मैं जानती हूँ। अलका और मोहन फिर अपने घर चले गए। अब अलका का ऑफिस शुरू हो गया। बच्चे को ऑफिस जाते समय अलका ससुराल में छोड़ देती। वंदना और शिल्पा बच्चे का पूरा ख्याल रखते। धीरे धीरे काफ़ी जवाबदारी वंदना और शिल्पा पर ही आ गई। एक दिन अलका ऑफिस से सीधे अपने माँ के घर आई। वह डोरबेल बजाने ही वाली थी कि उसे भाभी की आवाज़ आई। वह मम्मी से कह रही थी, गलती तो अलका दीदी की है, पिंकू की सारी जवाबदारी शिल्पा भाभी और आंटी पर ही तो है। अलका दीदी तो पिंकू को छोड़कर सुबह ऑफिस चली जाती है। ये तो वह लोग बहुत अच्छे हैं मम्मी, जो दीदी के इतने खराब व्यवहार करने के बावजूद सब कर रहे हैं। अपनी मम्मी और भाभी का यह वार्तालाप सुनकर अलका की रूह कांप गई। उसका हाथ अपने आप ही डोरबेल से नीचे आ गया और वह उल्टे पांव वहां से चली गई। वह रात भर सो नहीं पाई। उसे बार बार वही शब्द कानों में सुनाई दे रहे थे। उन शब्दों की गूंज उसके मन मस्तिष्क को भेद रही थी। वह सुबह उठी तो उसने मोहन से कहा, मोहन मुझे घर ले चलो इसी वक्त। क्या हुआ अलका, काफ़ी उदास दिख रही हो। मोहन प्लीज़ कुछ मत पूछो, मुझे लेकर चलो। ठीक है अलका चलो। पिंकू को गोद में उठाकर अलका मोहन के साथ निकल गई। घर नज़दीक ही था। घर पर पहुंचकर उसने पिंकू को वंदना की गोद में देते हुए कहा, माँ ये लो आपका पोता, मैं रसोई में जा रही हूँ शिल्पा दीदी की मदद करने। वंदना भौचक्की होकर सुन रही थी और देख भी रही थी। अलका फिर रसोई में गई जहाँ शिल्पा खाना बना रही थी। अलका ने कहा, जीजी हटो, आज से रोज मैं भी आपको गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाऊंगी जैसी आप सबको खिलाती है, पर आखिर में खुद ठंडी ही खा लेती हैं। शिल्पा ने उसकी तरफ देखा तो अलका की आंखों में आंसू बह रहे थे, जिसमें उन आंसुओं के साथ उसका पूरा अभिमान बहता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में वह अपमान था जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। शिल्पा ने कहा, मेरी छोटी बहना पगली रो क्यों रही है, आज तो मेरी अलका बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। कहते हुए शिल्पा ने उसे सीने से लगा लिया। पिंकू को गोद में लिए वंदना रसोई के दरवाजे पर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। तभी उसकी नज़र शिल्पा से मिली। तब शिल्पा ने कहा, देखो माँ, मैं ना कहती थी कि अभी अलका छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आज हमारी अलका बड़ी हो गई माँ, और समझदार भी। अलका ने झुककर वंदना के पैर छुए और कहा, माँ मैं गलत थी,
अब मुझे समझ में आ गया कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। यदि परिवार का साथ हो तो हर चीज आसान लगने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। मेरा मेरा करने में हमारा शब्द तो मैं भूल ही गई थी। आज यदि कोई पिंकू को मुझसे दूर कर दे तो यह सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है और मैं पागल मोहन को आपसे दूर करने चली थी। वंदना ने कहा, अलका, काश तुम्हारी माँ की तरह यदि हर माँ अपनी बेटी को सही रास्ता दिखलाए तो फिर कोई अलका अपने मोहन को लेकर अलग नहीं जाए और कोई मोहन अपने माँ बाप से जुदा ना हो पाए। आज हमारे समाज के टूटते बिखरते परिवारों में हर माँ और हर बेटी यही थोड़ी समझदारी, थोड़ा धैर्य और थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीख जाए तो फिर हमारे परिवार टूटेंगे नहीं बल्कि और मजबूत होंगे, जिनमें रहना स्वर्ग की अनुभूति करने से कम नहीं होगा। आज हमारा परिवार उसी सुख को महसूस कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ बेटा। अब मुझे क्या चिंता, अब तो हम दोनों को दादा दादी बनकर दोनों के बच्चों को ही संभालना है। बाकी सब तो मेरी दोनों बेटियां ही संभाल लेंगी। अब मैं रसोई से रिटायर होकर दादी का फर्ज निभाऊंगी। अब तो एक ही नहीं, मुझे दो दो को संभालना होगा। अलका ने दंग होते हुए पूछा, माँ, यह क्या कह रही है आप? हाँ अलका, अब तुम चाची बनने वाली हो, कल ही डॉक्टर ने बताया है। अलका ने फिर से शिल्पा को गले लगा लिया। शिल्पा और अलका दोनों वंदना के पास गए और दोनों उनकी बाहों में ऐसे लिपट गए जैसे वही उनकी माँ हो। यह दृश्य देखकर सभी खुश थे, लेकिन मोहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बूढ़े माँ बाप का सम्मान। एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिता, मैंने अभी आपको यह एक कौवा है कहा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुझलाते हुए बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार बता दिया है यह एक कौवा है, क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो डायरी में लिखा था, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था, मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा था। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए व्यवहार का पता चल गया था, जिसके चलते अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें ना तो पीछे छोड़ें और ना ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द बोले, शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की है। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान
और गर्मी को देखे बिना सभी पहाड़ों और घाटियों को पार किया है। भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूंगा। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूंगा, चाहे वह कैसे भी व्यवहार करें। पैसा और पिता। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में मगन नाम का आदमी रहता था। मगन अपने घर में बेटे और पत्नी के साथ रहता था। मगन गरीब था, इसलिए वह दिन रात अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में लगा रहता था। वह हर हाल में बेटे और पत्नी की खुशी चाहता था। मगन एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जहां उसकी आमदनी घर खर्चे जितनी हो जाती थी। लेकिन फिर भी मगन कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरी जगह जाया करता था, ताकि कुछ और पैसे कमा सके। काम में व्यस्त होने से वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। मगन 24 में से 15 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता था। रात को देर से आता और सुबह जल्दी जाता था। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन मगन की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय नहीं देते हैं। वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। चलिए आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। तब मगन कहता है कि बस कुछ समय मुझे और मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। इस तरह मगन मेहनत करने में लगा रहता है। उसका बेटा भी उससे अक्सर कहता रहता था कि पापा आप मेरे साथ खेलो, बैठो, मुझसे बातें करो। लेकिन मगन हमेशा काम के लिए कहकर कभी उसे समय नहीं दे पाता था। कुछ समय और बीता। अब मगन की किस्मत चमकी। मगन की नौकरी जिस कंपनी में थी, अब उसका मालिक मगन को मैनेजर बना देता है, क्योंकि मगन काफी समय से वहां काम करता था और अब वह मालिक का विश्वास पात्र बन गया था। मैनेजर बनने के बाद मगन बहुत अमीर हो गया। उसकी आमदनी अच्छी खासी थी। अब वह कुछ भी खरीद सकता था। उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगी। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज मांग लेते तो वह तुरंत हाजिर कर देता था। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों मगन से बहुत ज्यादा जिद करते हैं कि वे तीनों समुद्र के किनारे घूमने चलें। मगन कहता है कि ठीक है, आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुंचो। मैं सीधा कंपनी से काम खत्म करके पहुंचता हूं। पत्नी और बेटा दोनों वहां चले जाते हैं। तभी समुद्र में एक बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को भी बहा ले जाती है। पत्नी और बेटा दोनों पानी में बह गए। जब मगन वहां पहुंचता है तो ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है। उसने हर जगह देखा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी और बेटा भी बह गए। वो जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात को याद करने लगा कि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बनाने चाहिए, ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रख सके। पैसों का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे। आखिर मेरा क्या कसूर है? अरे काजल, तू? मॉल में अपने बचपन की सखी काजल को देखते ही साक्षी ने कहा, इतने दिन से तू कहाँ थी? तेरी शादी के बाद मुलाकात ही नहीं हुई। कितने साल बीत गए, कैसी है तू? एक के बाद एक सवाल साक्षी पूछती जा रही थी। काजल बुत्त बनी उसकी ओर टकटकी लगाए देख रही थी। क्या बात है, सब ठीक है ना? अब तो तेरे बच्चे भी हो गए होंगे। मैं तो MBA करने अमेरिका चली गई थी, अभी हफ्ते भर पहले ही आई हूँ। जीजा जी कैसे हैं? तेरा खूब ध्यान रखते होंगे। काजल मानो कहीं खो गई हो। साक्षी ने काजल के कंधे पर हाथ रख हिला के पूछा, क्या बात है, तू इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? काजल की आंखों से आंसू के सैलाब आ गए, मानो उसके दिल को किसी ने छू लिया हो। क्या हुआ बता? काजल साक्षी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरा तो सब कुछ लुट गया। शादी के 2 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में मानव का देहांत हो गया। अब तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये कह के वो जोर जोर से रोने लगी। साक्षी यह सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह गई। काजल बोली, मेरा तो जीवन ही उजड़ गया है। साक्षी उसको सांत्वना देते हुए बोली, चल मेरा घर पास में है,
चल घर चलते हैं। काजल साक्षी के साथ उसके घर चली जाती है। साक्षी की माँ ने दरवाजा खोला। उन्होंने बोला, बेटा तुम लोग बातें करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। फिर साक्षी और काजल की बात शुरू होती है। साक्षी पूछती है कि तेरी शादी तो शहर के नामी परिवार में हुई थी ना, उसके 2 ही बेटे थे। हाँ, काजल ने बोला। शादी के बाद तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। जब तक मानव थे तब तक पिताजी और मेहुल मेरा देवर, सबका व्यवहार बहुत अच्छा था। पर मानव के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। सब रिश्ते बदल गए। माँ पिताजी मुझे अब शगुनी मानने लगे। मेहुल और उसकी पत्नी मधु भी अब अपने में इतना व्यस्त रहते कि मेरे से कोई मतलब ही नहीं रखते। जब तक मानव थे तब तक सब लोग मेरा ध्यान रखते थे, आदर सत्कार करते थे। मेहुल की पत्नी बहुत दीदी दीदी कहते नहीं थकती थी, पर बाद में धीमे धीमे सब बदल गया। 2 महीने से मैं अपनी मम्मी के घर आकर रह रही हूँ। उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। कहते कहते काजल की आंखें भर आई। काजल बिल्कुल टूट चुकी थी। थोड़ी देर में साक्षी की माँ पानी लेकर आ जाती है। साक्षी बोलती है, माँ आप बैठकर बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। साक्षी किचन में चाय बनाने चली जाती है। चाय बनाते बनाते वह अतीत की यादों में खो गई। कॉलेज के दिनों में काजल कितनी स्मार्ट, सुंदर और हंसमुख लड़की थी। कॉलेज में सब लड़के उसके दीवाने थे। मेरा भैया करण भी उसी में एक था। उसको भी काजल बहुत पसंद थी। मैं भैया का लेटर लेकर काजल के पास गई, पर तभी काजल ने अपनी शादी तय होने की बात बताई। फिर मैंने वह लेटर काजल को नहीं दिया। चाय में उफान के शोर से साक्षी का ध्यान भंग हुआ। चाय खौलकर तैयार हो गई थी। साक्षी अतीत की यादों से बाहर आई। वह चाय छान के काजल और माँ के पास लेकर गई। माँ चाय ले लो। नहीं बेटा, मेरे को काम है, तुम दोनों पियो, कहकर माँ अपना काम करने चली गई। दोनों बैठकर चाय पीते हैं। साक्षी काजल की आंखों में आंखें डालकर पूछती है कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? इतनी पहाड़ सी जिंदगी तुम अकेले कैसे काटोगी? काजल उदासी से सर झुका लेती है। काजल, शादी के बारे में तुम कुछ जरूर सोचना, नहीं तो मुझे बता, मैं तेरे लिए लड़का भी ढूंढ दूंगी, कहकर साक्षी जोर से हंस देती है। काजल के होठों पर भी एक फीकी सी मुस्कान आई। चाय पीकर काजल अपने घर चली जाती है। काजल के मायके में उसके भैया, भाभी और बूढ़ी माँ है। काजल घर में बच्चों का ट्यूशन लेती है और अपना कुछ मन बहलाती है। काजल की भाभी भी बहुत तेज है। काजल को महसूस होता है कि भाभी को उसका मायके रहना पसंद नहीं आ रहा, पर वो अभागी जाए तो कहाँ जाए। जब काजल का मन करता तो अपने बोझिल मन को बहलाने कभी कभी साक्षी से मिलने चली जाती है। एक दिन साक्षी के घर काजल गई। साक्षी के भाई ने दरवाजा खोला। साक्षी का भाई काजल को एक लंबे अरसे के बाद सामने देख स्तब्ध रह गया और बोला, काजल तुम आओ, मैं साक्षी को बुलाता हूँ। साक्षी अपने दोस्त काजल को देखकर बहुत खुश होती है। काजल अक्सर ही साक्षी के घर आने जाने लगी, अपने गम को भुलाने के लिए। साक्षी की माँ भी काजल को पसंद करने लगी। एक दिन साक्षी ने काजल से पूछ ही लिया, काजल तूने सोचा कुछ शादी के लिए? काजल चुपचाप बैठी रहती है। तभी साक्षी बोलती है, अरे तुम तो कभी मेरी भाभी बनने वाली थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये सुन काजल बिल्कुल सन्न रह जाती है। साक्षी काजल का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे बताती है कि मेरा भाई तो तुझे कॉलेजों के दिनों से ही पसंद करता है। एक बार उन्हीं दिनों मैं भाई का लेटर लेकर तेरे पास गई भी थी, पर तभी तूने अपनी शादी तय होने की बात कही। इस वजह से वह लेटर मैंने तुम्हें नहीं दिया था। मेरे भाई की चाहत मन ही मन में रह गई। भाई ने सब कुछ भुलाकर पढ़ाई व करियर में कई साल गुजार दिए। उस दिन पहली बार तुझे देखने व तेरे जाने के बाद भैया बेचैन होकर तेरे बारे में जानना चाह रहे थे। तेरे उदास चेहरे को उन्होंने भी पढ़ लिया था। जब उनको पता चला तो बहुत दुखी हुए और बोले कि अभी भी तुमको प्यार करते हैं, वह तुमसे शादी करना चाहते हैं। वो तुमको ऐसे उदास नहीं देख सकते हैं, इसलिए तू भी अपना मन बना ले, तैयार हो और मेरे भाई से शादी करने के लिए हाँ कर दे। काजल दुखी मन से, पर मैं विधवा हूँ, परवर कुछ नहीं,
तू अपनी कश्मकश से बाहर निकल और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। तभी अचानक करण आकर उनकी बात सुन लेता है। वो काजल से बोला, काजल मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता था और आज भी उतना ही चाहता हूँ। ये बात अलग है कि मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम शादी के बाद खुश थी, तुम्हारी खुशी में मैं भी खुश था, पर अब मैं तुम्हें बेरंग और उदास नहीं देख सकता। प्लीज काजल आओ, मिलकर एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं। करण की बात सुनकर काजल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। साक्षी की माँ तभी मिठाई लेकर आ जाती है। बच्चों को मिठाई खिलाकर स्नेह से सहमति देते हुए कहती है, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लेती हूँ। मुझे तेरे जैसी ही बहू चाहिए थी। काजल सर झुकाकर रजामंदी दे देती है और आज उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाने का फैसला ले ही लिया। हम दोनों, उनकी बढ़ती उम्र और तरसती निगाहों में हमेशा एक उम्मीद देखी, बेटे के साथ रहने की, पोते पोतियों संग बुढ़ापा बिताने की। अलग और दूर रहकर भी मन में एक विश्वास था, बस कुछ समय और, जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो चले जाएंगे अपने बेटे के पास। अड़ोस पड़ोस के सब बच्चे उन्हें दादा दादी कहकर बुलाते और वो अपने पोता पोती का अक्स उसमें देखकर समय बिता लेते। शुरू से जिद थी, जब तक समर्थ है किसी की जिंदगी पर बोझ नहीं बनेंगे। मैंने देखा उनके बच्चे अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। मेरी बेटी भी उन्हीं के वहीं पली। आंटी अंकल एक दूसरे का सहयोग करते रहते थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर था। जहां अंकल तुनक कर बोल देने वाले, वहीं आंटी शांत। शायद जिंदगी इतने संघर्ष में बीती थी कि दर्द को छुपाना जानती थी। बेटी अक्सर जिद करती, हमारे साथ रहो, तो अंकल गर्व से कहते, क्यों, तुम्हारे साथ क्यों, बेटा है मेरा, जब जाना होगा उसी के पास जाएंगे। उम्र बढ़ने के साथ बीमारियों ने घर बना लिया, लेकिन जीवन संगिनी ने कभी किसी पर पराश्रित नहीं होने दिया। मेरा शुरू से उनके घर आना जाना था। यहाँ आने के बाद एक वो परिवार था जहाँ मैं आंख मूंद कर विश्वास कर सकती थी। शुरू से संपर्क में रहने की वजह से दोनों के स्वभाव को अच्छे से जानती थी। बेटी अक्सर आती रहती, बेटा भी साल 2 साल में आता, या कभी आंटी अंकल उनसे मिलने चले जाते। बेटे का विवाह बहुत शौक से किया, बहू भी अंकल ही पसंद कर लाए। वो अपनी दोनों बहनों में सबसे बड़ी व समझदार थी। लोगों ने बहुत कहा, कहाँ शादी कर रहे हो, उनका कोई भाई नहीं है। कोई कहता, जीवन भर आपको नहीं हो पाएगी, क्योंकि माँ बाप की चिंता हर समय सताए रहेगी। इस बात पर विरोध कर दोनों कहते, अच्छा ऐसी घटिया सोच हर कोई रखेगा तो जिनके भाई नहीं हैं उन लड़कियों से कोई शादी ही नहीं करेगा। हमें अपने बच्चे पर विश्वास है। मध्यम वर्गीय परिवार होते हुए भी हमने उसे आगे से आगे हर सुविधा दी है। वो भी बहुत समझदार है, जानते हैं कभी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और बहू के माता पिता को समय समय संभालना भी उनका फर्ज है। वो भी अब हमारा परिवार है, कहकर अंकल अपने बेटे के पक्ष में एक खंभा और गाड़ देते हैं। परिवार में छोटी मोटी खटपट होना स्वाभाविक है। जिस रात शादी थी, बहू की करीबी रिश्तेदार बार बार उनकी बेटी को समझाती रही, बहू को भाई के साथ तुरंत विदा मत करना, थोड़े दिन घर में रखकर जिम्मेदारी डालना, जो कल को रीति रिवाज, घर में अपना अधिकार और सास ससुर के प्रति अपने फर्ज सब समझ सके। उसने ये बात क्यों समझाई? नहीं समझ सकते अंकल की बेटी निशी ने हंसकर कहा, देखिए आंटी, आज हम उसे समझेंगे तभी तो वो कल को हमारे लिए सकारात्मक समझ पाएगी। लेकिन वो उनकी करीबी होते हुए भी बार बार समझती रही। जो भी था, खुशी खुशी बहू घर गई। आंटी अंकल ने उसे शुरू से ही बेटे के साथ विदा कर दिया। ये सोचा कि बच्चे खुश रहेंगे तो आने वाला समय सुख चैन से बीतेगा। आंटी अंकल से ज़्यादा बहू के माता पिता का वर्चस्व उनके ऊपर रहता। पल पल की खबर माँ को पहुँचाकर उनकी सलाह से बेटी काम करती। जब कभी आंटी अंकल को कहीं ये बात बुरी लगती
तो अंकल साफ शब्दों में कह देते। प्रतिफल ये था कि अब वो खुलेआम कहती, मेरे माता पिता के प्रति मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है परीक्षित जितनी तुम्हारी अपने माता पिता के लिए है। अपने घर के कलह को कम करने के लिए परीक्षित चुप रहकर सब शांति से देखता रहता, कोई विरोध न करता। समय बीतने के साथ उसे भी सारे रिश्ते ससुराल में मिलने लगे। अब उसका आना कम से कम होता गया। आंटी अंकल की भी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने में ही थी। ऐसा नहीं कि उसने कभी मदद ना की हो या जिम्मेदारी ना उठाई हो, लेकिन अब इस उम्र में मदद से ज़्यादा उन्हें साथ की ज़रूरत थी, जिसकी कमी अंकल के चेहरे पर साफ दिखाई देती। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी पर समय रहते जिम्मेदारी डाली ही नहीं तो एक वक्त के बाद इंसान उसे उठाने का सोचने से भी कतराने लगता है। वही उनके साथ भी हुआ। ऐसा नहीं कि कभी बेटे के पास गए ही नहीं, गए भी, लेकिन वहाँ वो एक कमरे तक सीमित रहे। बहू सम्मान में कोई कमी ना रखती, लेकिन सास ससुर के आने से लगने वाली अनचाही बंदिशें उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती। हर काम में पीहर वालों का हस्तक्षेप नजर आने लगा था। उसकी पूरी कोशिश यही रहती कि परीक्षित का जब अपनों से मोह कम होगा तभी तो मेरे घर वालों से जुड़ पाएगा। बहनों की शादी हो गई और इन दोनों की जिम्मेदारी और बढ़ गई। आंटी अंकल का जाना भी कम हो गया था। अब आंटी भी बीमार रहने लगी थी। जो कहता उसकी यही सलाह होती, कहाँ बुढ़ापे में अकेले बैठे हो, बच्चों के साथ रहो, तभी तो आपसी प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को समझ पाओगे और समय रहते बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। दोनों निरुत्तर थे। आंटी मुस्कुरा देती, हमें यही अच्छा लगता है, और मैं उनकी उस मुस्कुराहट के पीछे पीछे दर्द को समझ पाती थी। इतना प्यार देने के बाद भी स्वार्थवश एक औलाद कितनी पराई हो जाती है। जिस बहू को इतने प्यार से अपने परिवार को एक करने के लिए लाया जाता है, वही अपना स्वार्थ पूरा कराने को प्रेम से रह रहे घर में एकता बरकरार नहीं रख पाती। आदमी ये क्यों नहीं समझ पाता, जैसे वो अपने परिवार के लिए पति से अपेक्षाएं रखकर उन्हें पूरा करवाती है, तो मेरे भी अपने फर्ज हैं जो उसे पूरे करने ही होंगे। अंकल की आती आवाज़ें ये सब सोचने को मजबूर कर देती। बहुत दिनों तक दोनों दिखाई ना दिए। दुकान वाले सामान रख जाते। मैं शिरकत करने गई तो पता चला आंटी बीमार है। दोनों का अधिकांश समय अस्पताल के चक्कर लगाने में बीतता है। अंकल, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप कहें तो आंटी को मैं दिखा लाऊं। अंकल ने बड़े गर्व से कहा, नहीं परेशान मत हो, मेरा बेटा आ रहा है। बचपन से बहुत समझदार है, एकदम शांत, परिस्थितियों को समझने वाला। देखना, जब मम्मी को बीमार देखेगा तो अकेले नहीं रहने देगा। बेटा आया भी, इलाज भी करवाया और 10-5 दिन साथ रहकर चला गया। अंकल टूटे हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आंटी के चेहरे पर कोई भाव ना थे। वही रोज की तरह छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए जरूरत के सामान को लाने में लगी थी। दिन में मिलने गई तो अंकल ने कहा, डॉक्टर ने धूप सेकने को कहा है, हड्डियां कमजोर हो रही है। इसे कितना कहता हूँ, जा शिखा की धूप सेक कर आ, मुझे छोड़ कहीं नहीं जाती। ये नहीं समझती इसका साथ मेरे लिए कितना जरूरी है। हाँ आंटी, आ जाया करिए ना मेरे घर में धूप अच्छी आती है। 2-3 दिन आंटी के साथ बैठकर जब भी बात चलती, हमेशा मैंने ये ही सुना है, मेरी बहू संस्कारी है। इसके अलावा वो कभी टिप्पणी ना करती। आज उनकी तकलीफ ज़्यादा देख मैंने गुस्से में कह ही दिया, आंटी मुझे समझ नहीं आता क्यों लोगों को बेटे की चाह रहती है जब जीवन अकेले काटना है। इतनी बीमारी में आपका बेटा आपको साथ नहीं रख पाया। बहू मायके के अलावा किसी और के लिए कुछ नहीं करना चाहती। कैसी संस्कारी बहू है वो, और कैसे उसके घर वाले। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे तो ये तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आए। कितने अरमानों से माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं। बेटा सामने है तो एक उम्मीद बन जाती है कि भविष्य सुरक्षित है। जब एक लड़की अपने पति से अपने परिवार का करवाने का सोच सकती है, तो एक बेटे की माँ के अरमान वो कितने प्रगाढ़ होंगे, जिसने जन्म से ही बुढ़ापे का साया साथ देखा है। सब बोलने के बाद शिखा आंटी की शक्ल देखकर
मायूस हो गई। माफ कीजिएगा, आप लोगों से प्रेम है इसलिए, और कहकर सुबकने लगी। आंटी हमेशा की तरह मुस्कुराई। इतनी फिक्र करती हो हमारी, फिर भी चाहती हो हम यहाँ से चले जाएं? बच्चे सब अच्छे होते हैं, सबके अपने सपने अपने अरमान होते हैं। आगे बढ़ने का इच्छुक कैसे कोई बंदिश या जिम्मेदारी उठाकर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है? शायद हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है, या हम उनके स्तर के नहीं रहे। एक उम्र के बाद बच्चों की समझ और सोच माँ बाप से बड़ी हो जाती है। जब हमारा बेटा हमें समझ नहीं सका तो दूसरे से क्या शिकवा शिकायत करनी। जहाँ तक बहू का सवाल है, मैं आज भी यही कहूँगी, मेरी बहू संस्कारी है, तभी तो आज भी हमारी ना होकर अपने माँ बाप की ही रही। उनका बेटा नहीं है तो क्या, वो अपने पूरे फर्ज निभा रही है। कमी तो हमारे संस्कारों में रही, जो हमारा बेटा उनके प्रेम और स्वभाव को समझ उनका हो गया। मेरी ममता पिता का साथ और बहन का साथ सब उसे उस घर में मिल गया। कितनी गुड़ी है मेरी बहू, और कितने अच्छे हैं उसके संस्कार। हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरे हैं। आज जिंदगी के उस मुकाम पर हैं जहां से जिंदगी शुरू की थी। आंटी इतना कहकर उठकर चली गई। नहीं जाती वो कितनी सहज थी, लेकिन उनके पीछे के दर्द को मैं समझ सकती थी। जान गई थी असहाय कोई नहीं होता। अंकल अब ना के बराबर दिखते, क्योंकि आस और विश्वास दोनों टूट चुके थे। आंटी तो सदा से ही निर्विकल्प रही, लेकिन मेरा मन हमेशा यही कहता, किसी की औलाद को माता पिता से दूर कर अपना आशियाना सजाने वालों की जिंदगी कभी सुकून में नहीं बीतती। वक्त सबका आता है, और बुढ़ापा भी। हर माँ बाप अपने बच्चों को पालते वक्त यही सोचते हैं, हमारे जैसा संस्कार कोई दूसरा नहीं दे सकता। किसी की आत्मा को तकलीफ देना सबसे घृणित कर्म है। आत्मा की आवाज सबसे प्रबल होती है। आज मन में किसी की बात घूम रही थी, इतनी भी देर मत करना वापस लौटने में कि चाबियां भी बेअसर हो जाएं तालों पर। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने जब मार्कशीट देखा तो खुशी खुशी अपनी पत्नी से कहा, सुनो, आज खीर या मीठा दलिया बना दो। स्कूल की परीक्षा में हमारे लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, सच, मुझे भी दिखाइए मेरे बच्चे की कामयाबी की पर्ची। ये सुनते ही बीच में लड़का फटाक से बोला, क्या पापा, किसे रिजल्ट दिखा रहे हैं? क्या वह पढ़ सकती हैं? वह तो अनपढ़ हैं। आंसू से भरे आंखों को पल्लू से पोंछती हुई माँ चुपचाप दलिया बनाने चली गई। लेकिन ये बात पिता ने सुनी भी और देखी भी। फिर उन्होंने लड़के के कहे हुए वाक्यों में कुछ और जोड़ दिया और कहा, हाँ बेटा, सच कहा तुमने। जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। तेरी माँ ने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि तेरी माँ तो अनपढ़ थी ना, इसलिए। तुझे सुबह सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, लेकिन वह सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी व किताब बस्ते में भर कर फिर तुम्हारे शरीर पर ओढ़नी से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि अनपढ़ थी ना, इसलिए। बचपन में तुम ज़्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जाग कर सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रहती थी, क्योंकि वो सचमुच अनपढ़ थी ना। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि अनपढ़ है ना वो, इसलिए। वो खाना बनाकर और हमें परोस कर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है। यह सब सुनकर लड़का रोते रोते और लिपट कर अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे तो कागज पर 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हैं।
माँ मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास पीएचडी के ऊपर की उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिज़ाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।